एक समय था जब हमारे प्यारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आप सबको पता है कि जहाँ पे सोना होता है वहीं आते हैं लुटेरे। वही हाल हुआ हमारे प्यारे भारत के साथ। कई सारे लुटेरे आए, आज नहीं, आज से हजारों साल पहले से ही लुटेरे आना शुरू कर दिए थे। एक समय था जब मुगल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए और सब ने भर भर के लूटा और अपने देश में उस सोने को ले गए। लेकिन समय बदला, परिस्थिति बदली और हम लोग आज़ाद हुए। और आज़ादी के बाद आलम यह है कि हमने यूके को पीछे पछाड़कर भारत अभी विश्व में पांचवा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। और बहुत ही जल्द हम लोग कुछ ही सालों में या फिर कहें कुछ ही महीनों में जापान और जर्मनी को बीट करके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाले हैं, जो कि हमारे आगे होंगे चाइना और उसके बाद यूएस। और भगवान ने चाहा और हम लोगों ने इसी तरीके से तरक्की करते रहा तो फिर जल्द ही हम लोग इन दोनों को देशों को पछाड़ करके हम लोग पहले नंबर पे आ जाएंगे। ये सब चीज़ें तभी संभव हो पाई अभी तक और आने वाले समय में भी संभव हो पाएगी। इसका रीज़न ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर हैं जो कि बहुत ही अच्छे कर रहे हैं अपने फील्ड में और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए इन सभी सेक्टर को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे देश को तो फायदा हो ही रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन सेक्टर्स में अपने पैसे लगा करके, इन्वेस्टमेंट करके या फिर और कई तरीकों से आप उनसे फायदा ले पाएं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज मैं आप लोगों को 6 ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जो 2024 में सबसे बेस्ट सेक्टर होने वाले हैं और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर होने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा डीमैट अकाउंट। जिस तरीके से आप बैंक में पैसे रखने के लिए आप अकाउंट ओपन करते हैं, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड खरीदने हैं या फिर ट्रेडिंग करना है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो किस तरीके से डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है वो तो मैंने वीडियो बना दिया है यूट्यूब पर ऑलरेडी, वो भी आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पे आप एंजल वन और जीरोधा, ये दोनों कंपनी सबसे बेस्ट है अभी स्टॉक मार्केट के फील्ड में, तो इन दोनों में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल था 2020, एक ऐसा साल जो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, हम लोग सपने में भी नहीं भूलेंगे। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस साल कोरोना का कहर ऐसा बरसा था कि पूरे विश्व के जो भी हेल्थ केयर सेक्टर थे वो पूरी तरीके से चरमरा चुके थे। तभी लोगों को पता चला और सरकारों को भी पता चला कि हम लोगों को हेल्थ केयर सेक्टर में कितना काम करने की ज़रूरत है, कितने नए नए इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, और वो भी अफोर्डेबिलिटी के साथ। तो इसलिए 2024 आते आते हमारे सरकार ने बजट में भी हेल्थ केयर सेक्टर को प्रायोरिटी दिया है और कहा है कि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स में और नए नए मेडिकल कॉलेज लाए जाएंगे। तो मेडिकल कॉलेज लाने के साथ साथ नए नए आविष्कार होंगे, इनोवेशंस होंगे और भी सही कई सारी तमाम चीज़ें होंगी। तो उसके लिए बजट बढ़ा करके एलोकेट किया गया है और मेरा मानना है कि इस बजट एलोकेशन से हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स के प्राइवेट प्लेयर्स को भी काफ़ी फायदा होने वाला है। जैसे कि हमारे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे दवाइयाँ बनती है, चाहे लेबोरेटरीज है, तो वहाँ पे जब इनोवेशन आएगा तो उन लोगों का कॉस्ट कटिंग हुआ, तो इस वजह से उन सब के जो सेक्टर्स के शेयर हैं वो भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। तो उन्हीं सब कुछ शेयरों को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा शेयर होगा वो होगा अपोलो हॉस्पिटल का। तो आजकल देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरीके से अच्छे अच्छे बनते जा रहे हैं और उनका स्टॉक्स भी उसी तरीके से अगर आप चार्ट में जाकर देखते हैं तो काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है। हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर का जो अगला स्टॉक है वह है मैनकाइंड फार्मा। आप सब लोगों को पता है कि मैनकाइंड फार्मा का कई सारे मेडिसिन आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, और अगर आप ये प्रेगा न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो वो भी मैनकाइंड के ही अंदर आता। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बंद होने वाली है? सरकार तो रेस्ट्रिक्शंस लगा ही रही है ना कि हम लोगों को आबादी वगैरह नहीं बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स बना रही है कंपनी, तो इसका तो चलते ही रहने वाला है। तो आप मैनकाइंड फार्मा को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का जरूर सोचिएगा जब आपको अच्छा लगे कि इस टाइम पे आने वाला है। किसी तरीके से अगर आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान सबको सुखी रखे, अच्छे रखे, हॉस्पिटल्स जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। तो वहाँ पे हम लोगों को कई सारे चेकअप्स लिख देता है जो कि हमें जा करके किसी लैब में करवाना पड़ता है। तो आप सबको पता है
है कि अगर हॉस्पिटल चल रहे हैं तो उसी के बगल में लेबोरेटरीज होते हैं। तो कई सारे जो कंपनियां हैं वो अपने जो लैब्स है वो हर शहरों में ओपन कर रही है। उसी में से 2 लेबोरेटरी आता है, एक तो आता है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और एक है डॉक्टर लाल पैथ। डॉक्टर लाल पैथ का आप सब लोगों ने देखा होगा अपने अपने शहर में, उनका कई सारे आउटलेट्स वहाँ पे होते हैं जहाँ जाकर आप अपने ब्लड चेकअप या वगैरह वगैरह कई सारे चेकअप्स करवाते हैं। तो डॉक्टर लाल पैथ और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इन दोनों का भी स्टॉक्स काफ़ी आगे जाने वाला है मेरे ख्याल से। एक और कंपनी है जो कि मेडिसिन बनाता है, उसका नाम है सिप्ला। सिप्ला के कई सारे मेडिसिन आप लोगों ने भी खाए होंगे और सिप्ला सिर्फ इस मेडिसिन के फील्ड में ही नहीं है, और भी कई सारे फील्ड्स में है, जैसे कि पशु वगैरह का जो मेडिसिन बनाया जाता है तो उन सब का भी मेडिसिन सिप्ला बनाती है। तो मेडिसिन के अंदर आप सिप्ला को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं। मैंने 4-5 स्टॉक्स दिए हैं और इन सब का जो सेपरेट वीडियो मैं कुछ दिनों में लाने वाला हूं, सीरीज बाय सीरीज, कि हर सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन सब का फंडामेंटल और टेक्निकल किस तरीके से देखना है और कब टाइम आएगा कि आप उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, तो इन सब का वीडियो मैं सेपरेटली ले आऊँगा। तब तक अभी आप इन सब के बारे में देख सकते हैं। हेल्थ केयर के बाद हम लोग बात करते हैं उस सेक्टर के बारे में जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है ईवी सेक्टर कहें चाहे रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर कहें। जैसे कि आजकल सरकारें भी ये कह रही है कि आपको अपने छत पे सोलर पैनल लगवाना चाहिए, जिसकी वजह से आप काफ़ी कम एनर्जी कंजम्पशन करेंगे, जो कि हमारा अन्य स्रोतों से आता है, जैसे कि कोयला वगैरह से जो एनर्जी बनाया जा रहा है तो वो सब कम होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो सेक्टर है वो भी आने वाले कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। आप सब लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि यहाँ पे नए नए सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, चाहे वाटर बेस्ड जो हमारा एनर्जी आ रहा है उस पर काफ़ी काम किया जा रहा है। तो इसलिए आपको भी इसके ऊपर जाना चाहिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस सेक्टर के लिए मैंने 2 स्टॉक चुने हैं जो कि फंडामेंटली मुझे स्ट्रांग लगे। पहला जो हमारा स्टॉक है वो है एनटीपीसी। ये सरकारी कंपनी है, आई होप आप सब लोगों को पता होगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि एनटीपीसी जो है वो तो कोयले से भी एनर्जी बनाती है, तो हाँ बनाती है, लेकिन ये रिनोवेशन के फील्ड में काम कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में काफ़ी सक्षम अभी तक हुई है। तो मेरा मानना है कि इनका जो इनोवेशन है वो आगे काम करेगा और कई सारी कंपनियां इनसे जो इनोवेशन है वो परचेज करेगी और साथ ही साथ ये अपना जो इनोवेशन है वो खुद पे काम करेगी। अभी मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने टॉप पर है, तो अभी थोड़ा रुक करके इसे देखा जा सकता है कि इसके टेक्निकल्स देख करके नीचे आने पर आप वेट कर सकते हैं और नीचे में बाई कर सकते हैं एनटीपीसी का शेयर। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। वैसे तो कई सारे हैं, अडानी ग्रीन है और भी कई सारे हैं, सुजलॉन एनर्जी वगैरह है, लेकिन अडानी ग्रीन है ना, उसका फंडामेंटल्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगे जितना कि मुझे जेएसडब्ल्यू एनर्जी का लगा। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने जेएसडब्ल्यू एनर्जी रखा है, क्योंकि ये कंपनी भी काफ़ी इनोवेटिव कर रही है, इनोवेशन ला रही है अपने फील्ड में। तो इसलिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी का भी स्टॉक मुझे काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग लगा। बाकी टेक्निकल की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो ये दोनों जो स्टॉक्स हैं इन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर का, जो है आईटी सेक्टर। आप सब लोगों को पता होगा जितने भी अभी टेक कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, उन सब के ज़्यादातर के जो सीईओ हैं, जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ जो हैं वो इंडियन है। तो ऐसा क्या खास है इंडिया में जो कि इतने ज़्यादा आईटी सेक्टर के जो सीईओ हैं वो इंडियन है। बड़े बड़े कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां जैसे गूगल हो गए वगैरह वगैरह, जो बड़ी कंपनियां, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, छोटी कंपनियों के तो है ही। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो इंडिया में बहुत पहले से शुरुआत हो चुका था और इंडिया में जो टैलेंट है उसकी तो कमी है नहीं। तो इस वजह से आईटी सेक्टर काफ़ी आगे तक बढ़ता चला गया और आज आप देख रहे हैं कि जो भी अच्छे आईटी इंजीनियर हैं वो फॉरेन में भी जाकर के अच्छा खासा पैकेज ले रहे होते हैं और इंडिया में तो है ही। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आईटी सेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छा करने वाला है आने वाले टाइम में। उसका रीजन 2 है। पहला रीजन ये है कि 2020 में जब कोरोना आया था उस टाइम सिर्फ हेल्थ केयर पे ही लोगों का ध्यान नहीं गया, उसके अलावा आईटी सेक्टर पे भी गया। उसका रीजन ये था कि हम लोगों ने घर बैठे काम किया, जिसको कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो उस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा इनोवेशन करना पड़ा, नए नए सॉफ्टवेयर्स लाने पड़े जिससे कि ऑनलाइन काम घर से करके सारा काम इकट्ठा करके किया जा सके। तो उस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन लाया गया। साथ ही साथ आईटी सेक्टर और भी आगे बढ़ते जा रहा है। उसका रीजन ये है कि सारी चीज़ें डिजिटली हो रही है। मोदी जी का भी सपना है कि इंडिया डिजिटल बने, सशक्त बने, सक्षम बने। तो इस वजह से आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा करने वाला है आने वाले टाइम में। और इसके लिए मैंने कुछ स्टॉक्स चुने, कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग भी हैं और कुछ के शेयर महंगे और सस्ते सब हैं। तो आप जो भी सही लगता है आप अपने उसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला शेयर है वो है टीसीएस, टाटा
कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, डेट फ्री है, टाटा की कंपनी है, आप आंख मूंद करके भी भरोसा कर सकते हैं अगर इन सब का अच्छा रहा तो। एक और चीज़ है कि एक टाइम था जब आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे थे, कई सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाला जा रहा था, तो वो सब चीज़ें अब सेटल डाउन हो चुकी है और फिर से इन सबकी भर्तियां हो गई है और लोग काम पे लौट चुके हैं। और नेक्स्ट शेयर जो हमारा है वह है विप्रो का। आप सब लोगों को पता होगा या फिर कहीं ना कहीं कहानियां जरूर सुना होगा कि विप्रो जो है वो एक शेयर के बदले कई लोगों को 100 शेयर मिले, 1000 शेयर मिले। तो ये कैसे हुआ था? एक्चुअली हुआ ये था कि विप्रो जब शुरुआत किया था उस टाइम से जो लोगों ने इन्वेस्टेड रखा था तो उनके शेयर बढ़ते गए, स्प्लिट होते गए, बढ़ते गए, बोनस मिलते गए वगैरह वगैरह। आज हाल ये है कि विप्रो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसके पास थोड़ा सा डेट है इस कंपनी के ऊपर, लेकिन काम बहुत अच्छे से कर रहा है। इसका स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक और कंपनी है LTI माइंडट्री, जो कि एक थोड़ी सी नई कंपनी है, ये भी थोड़ा डेट शायद मेरे ख्याल से डेट फ्री ही है। तो इस कंपनी में अभी कई सारे इनोवेशन होने बाकी हैं और ये कंपनी ना अभी यंग है, तो यंग लोगों के पास जो खून होता है ना वो गर्म होता है और वो कई सारी चीज़ें करने में भी सक्षम होती है। तो कंपनी यंग है, इसके पास अभी पोटेंशियल है आगे जाने की, तो LTI माइंडट्री को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं अगर आपको नीचे मिलता है तो। बात जब IT सेक्टर की हो रही है तो लगे हाथ है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि IT सेक्टर तभी काम करता है जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पीछे से हमें पुश कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर यानी कि जो कंप्यूटर्स बना रहे हैं, मोबाइल फोन्स बना रहे हैं और जितने भी तमाम तरीके के टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं जो कि हार्डवेयर चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। वो कौन कर रही है? वो इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनियां कर रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनियां, एक टाइम था जब चाइना में ये सारी ज़्यादातर कंपनियां थी, लेकिन सब कुछ चेंज हुआ। सिर्फ चाइना ही क्यों, इंडिया में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनियां आई, अपना बेस बनाई, अपना फैक्ट्री लगाई। आप सब जानते होंगे कि इंडिया में ही एप्पल का फ़ोन अब मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया है, सैमसंग का होने लग गया है। तो ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं तभी संभव हो पाई जब सरकार की नीतियां आई, सरकार ने उन्हें बढ़ावा दिया और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में पहले हो रही थी लेकिन उसे पुश नहीं किया गया था। तो अब ये है कि कई सारे इंडियन कंपनियां भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो उसी सेक्टर्स में मैंने 2 शेयर लिए हैं। तो पहला जो हमारा शेयर है इलेक्ट्रॉनिक में वो है डेक्सटॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, ये भी लगभग डेट फ्री है और ये कंपनी ना कई सारे बड़े बड़े कंपनियों के साथ मिलकर काम करे, जैसे कि सैमसंग हो गया, पैनासोनिक हो गया, तो ये उनके प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये शेयर अभी थोड़ा महंगा आपको लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर नीचे पे मिलता है तो आप इसे बाई करने का सोच सकते हैं। और दूसरा शेयर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो हमारा है हनीवेल ऑटोमेशन। ये कंपनी का शेयर जो है वो थोड़ा महंगा है, अभी महंगा तो नहीं कह सकता हूँ, कंपनी के हिसाब से महंगा। तो देखिए MRF का जो शेयर है वो भी आप कहेंगे कि 1.5 लाख का शेयर है, कौन खरीदेगा, लेकिन खरीदने वाले तो खरीद रहे हैं ना। तो उसी तरीके से तो जो हमारा हनीवेल ऑटोमेशन की जो कंपनी है ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है और ज़्यादातर ये ऑटोमेशन वाले काम करती है, यानी सॉफ्टवेयर के साथ ये इंक्लूड रहती है और APIs वगैरह बनाती है। तो आप इन दोनों कंपनी को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हर साल के बजट में कुछ ना कुछ बजट इसका हर साल बढ़ा हुआ ही मिलता है। आप लोगों ने शायद इस सेक्टर को गेस भी कर लिया होगा, क्योंकि ये सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। और इस सेक्टर में जब से चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा टेंशन्स बढ़ते आ रहा है तब से हम लोगों ने नए नए इनोवेशन किए, जैसा कि हमारा DRDO हो गया, इसरो हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया। तो कई सारी ऐसी हमारे जो सरकारी कंपनियां हैं वो हमारे डिफेंस सेक्टर में नए नए इनोवेशन कर रही है। तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो मजबूत होता जा रहा है। तो अगर इनोवेशन होता है तो उन सब चीज़ों का पार्ट्स बनाए जाएंगे, जैसे मिसाइल सिस्टम हो गया, रेडार सिस्टम हो गया और कई सारे जो हमारे फाइटर प्लेन्स है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, शिप मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, पनडुब्बी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डिफेंस सेक्टर के अंदर आने की वजह से एक बहुत बड़ा सेक्टर बन जाता है और ये सेक्टर इंडिया में कंटिन्यूसली ग्रो ही कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इस सेक्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसे पोर्टफोलियो में कोई ना कोई शेयर जरूर रखना चाहिए। तो उसी में 3-4 स्टॉक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम 2 सरकारी कंपनियों की बात करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। पहला तो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ये कंपनी हमारे लिए फाइटर प्लेन्स बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है। तेजस एयरप्लेन के बारे में आपने सुना होगा, जो फाइटर एयरप्लेन है वो बनाती है HAL।
और जनरल मोटर के साथ मिलकर के इंजन वगैरह बनाई है। लेकिन ये कंपनी स्वदेशी कंपनी है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं फाइटर प्लेन्स के, और दूसरे देशों से भी इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जैसे कि मलेशिया वगैरह ने भी इंटरेस्ट दिखाया है कि उनको भी फाइटर प्लेन्स चाहिए जो तेजस वाला है। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये कंपनी फ्रिगेट्स बनाती है, पानी वाले जहाज बनाती है, साथ ही साथ ये पनडुब्बी बनाती है, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती है। तो ये कंपनी नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और साथ ही साथ ये इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हेल्प करती है उनके जो जहाज हैं पानी वाले उनको बना करके। और ये कंपनी जो है कंटिन्यूअसली ग्रो ही करती जा रही है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे 6 और लास्ट सेक्टर की। इस सेक्टर के बारे में पिछले 1-2 सालों में इतनी ज्यादा चर्चा हुई है कि आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, खास करके तब जब इस साल हमारे यहाँ राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया, जिससे हमारा टूरिज्म बढ़ा। तो हम लोग बात कर रहे हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। इस सेक्टर में देखा जाए तो इतनी पोटेंशियल है जिसका कोई कहना नहीं। एक समय था जब इंडिया में ट्रैवलर सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें ताजमहल देखना होता था, लेकिन वो सब चीज़ें तब चेंज हो गई जब इंडिया को कल्चरली प्रमोट किया गया। और इंडिया में जो भी हमारे धरोहर हैं, जैसे हमारे पुराने मंदिर हैं, कल्चरल साइट्स हैं, और वो सब चीज़ें जब प्रमोट किया गया तब उन लोगों को लगा नहीं, ताजमहल के अलावा भी इंडिया में और भी कई सारे चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जब इन सब का अवेयरनेस हुआ तो हमारे देश के लोगों को भी लगा कि नहीं, हमारे इन सब जगहों को जाना चाहिए, घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी और हम लोग कितना हिस्टोरिकली और कल्चरली पहले रिच हुआ करते थे। तो इसलिए इंडिया में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर थी और टूरिज्म सेक्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगे। और आज उसका नतीजा ये है कि जितने भी टूरिज्म वाले प्लेसेस हैं वहाँ अच्छा खासा फुटफॉल हो रहा है और उससे फ़ायदा उन स्टॉक्स को हो रहा है जो कि इनसे इन्वॉल्व हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है ईज माई ट्रिप। ये कंपनी बुकिंग्स वगैरह करवाती है होटल्स के लिए या फिर ट्रेन्स के लिए, प्लेन्स के लिए। तो इस स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपको घूमने जाना है इन्हीं के पैसे से। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है IRCTC का। आज तक आपने जितने भी ट्रेन बुक किए होंगे सब IRCTC के ही थ्रू बुक किए होंगे। फ्रंट एंड कोई भी हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, कहीं पर भी करें, लेकिन जो बैक एंड है वो है IRCTC का। और IRCTC का आपको पता ही होगा कि इंडिया में ट्रेन सेक्टर में इसका मोनोपोली है, यानी कि आप सिर्फ यहीं से अपना ट्रेन बुक कर सकते हैं। इसलिए IRCTC पिछले दिनों में आपने देखा होगा, पिछले 1-2 सालों में, कि इसका स्टॉक कितने तेजी से भागा है। तो IRCTC आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर में, क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर हैं या फिर फॉरेन ट्रैवलर जो भी हैं, अगर वो अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं तो वो प्रेफर करते हैं प्लेन से जाना। और पता ही होगा आपको कि इंडिया में जो हमारा इंटर ग्लोब एविएशन यानी जिसको हम लोग इंडिगो कहते हैं, उसका अभी मोनोपोली तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिगो के पास बहुत सारे प्लेन्स हैं जो कि इतने प्लेन्स किसी और कंपनी के पास नहीं है। इसकी वजह से ये अपना रेट काफ़ी डाउन रखते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें प्रेफर करते हैं। तो इसलिए इंडिगो जो है वो अच्छा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बुकिंग्स हो गए, ट्रेन हो गए, प्लेन हो गए। अब बात करते हैं यहाँ से जाने के बाद आप ठहरेंगे कहाँ? किसी होटल्स में ही तो ठहरेंगे ना। तो उसके लिए जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि राम मंदिर हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो इन सब जब भी चर्चा में आया चीज़ों, तो कई सारे होटल्स वाले जो ब्रांड्स थे उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं अपना नया होटल्स वहाँ पे बनवाऊंगा। तो अभी ये देखा जा रहा है कि कई सारे जो होटल्स वाले सेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों से तो कर ही रहे थे। तो जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमेशा लगा है और आगे भी शायद ये अच्छा करे तो लगता ही रहेगा। तो इसका स्टॉक आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के ले सकते हैं। होटल सेक्टर में 2 और स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे चुना है, उनका नाम है, एक तो है EIH लिमिटेड और दूसरा है ताज ग्रुप का। ताज ग्रुप का आप सब लोगों को पता होगा, जो मुंबई में ताज होटल है उनका है, और हर जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे इनका जो होटल्स है वो मौजूद तो है ही। तो मेरा मानना यह है कि होटल सेक्टर में अभी कई सारे बूम आने बाकी हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप नेक्स्ट वीडियो किस सेक्टर पे चाहते हैं या फिर कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। और बाकी इन सब जो सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो मैं टेक्निकली किस तरीके से बाई करना चाहिए, कहाँ बाई करना चाहिए, वो सीरीज बाई सीरीज मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।